दोस्तों आज मेरी कंपनी ओनो क्रिएटर्स की वैल्यूएशन 100 करोड़ से ऊपर हो चुकी है। कुछ वो दिन थे जब मेरे पास खाने के भी पैसे नहीं थे। कैसे ट्रेडिंग में मैंने लॉस खाया, मैंने जिंदगी में लॉस खाया, पर उसी वक्त मैंने अपने पापा की जेब में जहर की पुड़िया देखी। आपके पापा डेड कर गए हैं। अभी जब मैं बात करूं मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आई वेंट इनटू डीप 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 डिप्रेशन। दोस्तों आज मेरी कंपनी ओनो क्रिएटर्स की वैल्यूएशन 100 करोड़ से ऊपर हो चुकी है। बहुत सारे लोग ना मुझे ये बोलते हैं कि यार तेरी जिंदगी तो कितनी खुशहाल है, क्या बढ़िया कर रहा है, जिंदगी में मजे काट रहा है। हर एक सक्सेसफुल स्टोरी के पीछे एक कहानी होती है। मेरे पास भी वो कहानी है। कैसे कुछ वो दिन थे जब मेरे पास खाने के भी पैसे नहीं थे। कुछ वो दिन थे जब मैं पूरा दिन सिर्फ एक पैटी पे रहता था और मैं 12, 15, 16 घंटे काम करता था। ये उम्र कब की होगी? जब मैं 17, 18 साल का था। तो आज जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ, मैं अपने स्ट्रगल की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। कैसे ट्रेडिंग में मैंने लॉस खाया, मैंने जिंदगी में लॉस खाया, उसके बाद कुछ ना कुछ कर लिया। और इस कहानी से आपको भी ये लगेगा कि लाइफ में अगर बहुत बड़ा कुछ घाटा होने वाला है या हो रहा है तो भाई ऐसा है, अब तुम्हारे दूर तक भागने का समय आ गया है। तो शुरू करते हैं मेरी कहानी। मेरी कहानी के लिए मैं आपको ले जाऊंगा 2007 में। 2007 मोती नगर में हम रहते थे। 1 BHK घर था। पापा का अच्छा खासा, ठीक ठाक, अच्छा खासा तो नहीं बोलेंगे, ठीक ठाक बिजनेस था। बट उस दौरान एक घटना हुई, और घटना की मतलब तारीख भी बड़ी चुन के हुई। मेरा बर्थडे आता है 25 सितंबर को और ये घटना हुई हमारे साथ 24 सितंबर को। तो बर्थडे ईव थी मेरी और मुझे पता चला कि यार पापा का बहुत बहुत मैसिव लॉस हो गया है। और लॉस भी मैं क्या बताऊं कि ऐसा लॉस जब घर गाड़ी सब चला जाए, वो वाला लॉस हुआ। अपन तो कहते यार बच्चे थे, अमूल स्टार वॉइस ऑफ इंडिया आ रहा था, अपन तो उसमें लगे हुए थे, बर्थडे ईव थी, हम ये वेट कर रहे थे भाई आज केक ट्रफल आएगा या वाइट वाला, क्या बोलते हैं, मिल्क चॉकलेट वाला आएगा। पर उसी वक्त मैंने अपने पापा की जेब में जहर की पुड़िया देखी। और मैं आपको बताऊं यार, जिंदगी में ना आप किसी को भी निराश हताश देख सकते हो बट अपने बाप को नहीं देख सकते। मेरी लाइफ में वो दिन वो था जब मुझे बोलते हुए थोड़ा ये वाली बात ऐसी है, जब बोलते हुए मैंने अजीब सा फील होता है। तो उसके बाद 2007 में ये सब घटना हुई। मैं बहुत मतलब टूट जाता है सर। 8वीं क्लास में ही था मैं, ज़्यादा समझ आई नहीं, पर इतना समझ आ गया था कि यार ज़िंदगी में ना शायद पैसा सबसे इम्पॉर्टेंट है। इतना तो मतलब समझ आ ही गया कि पैसे के बिना तो ज़िंदगी कुछ है नहीं। हम अपने होम टाउन खेकड़ा में शिफ्ट हो गए क्योंकि दिल्ली के खर्चे आपको पता है बहुत ज़्यादा थे, अभी भी है। तो बड़ी मुश्किल से ज़िंदगी बिताई। खेकड़ा के बारे में थोड़ी सी मैं बात बताता हूँ आपको। खेकड़ा में उस टाइम पे मायावती जी की सरकार थी और दिल्ली का लड़का जो थोड़ा सा, मैं उस टाइम पे अपने आप को बिगड़ा हुआ मानता था, पूरे दिन दोस्तों के साथ घूमता था, वो लड़का उस जगह पे चला गया जहाँ पे बिजली भी नहीं थी। जस्ट इमेजिन, पूरे दिन बिजली नहीं और बहुत सारे बंदर हुआ करते थे और मुझे जानवरों से बहुत डर लगता है। तो वो जो 5-6 साल मैंने मतलब 9, 10th, 11th, 12th जो बिताए, बड़ा मतलब डर के माहौल में बिताए। बट मुझे फिर ये रियलाइजेशन था कि भाई जैसे ही 11वीं 12वीं में आना है, कुछ होश संभालेंगे, घर वालों की मदद जरूर करनी है। क्योंकि मैं पापा का निराश चेहरा देखता था, मैं मम्मी का मायूस चेहरा देखता था, तो मुझे ये रियलाइज़ हो गया था कि यार पैसा बनाना है। तो मैंने 11th क्लास में अपनी ही क्लास के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। उससे कभी 200 कभी 500 रुपये आ जाते थे। बट मेरे को ये समझ आ गया भाई पैसे आ रहे हैं, मज़ा आ रहा है। कॉलेज में आए, अब क्या होता है ना यार, जब आप ऐसे एक पिछड़ा हुआ नहीं बोलना चाहिए क्योंकि बहुत लगाव है मुझे खेकड़ा से, पर ऐसी जगह जहाँ पे शिक्षा थोड़ी सी दूसरी या तीसरी प्राथमिकता में होती है, तो वहाँ पर अगर आप होते हो तो बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी ऑफ स्टडी आपको नहीं मिलती। मेरे को भी नहीं मिली। 85% मेरे आए, दिल्ली में किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ, तो हमने रुक किया IPU की तरफ। IPU में एडमिशन लेने का आप सबको पता है पैसा चाहिए होता है। पैसा यानी कि फ़ीस के लिए। नंबर तो आ गया था महाराजा अग्रसेन में। कॉलेज के एडमिशन के लिए मैंने अपने मामा से लोन लिया, पैसे तो थे नहीं यार। और मेरी एक अच्छी चीज़ ये थी कि मैंने अपने परिवार को इतना समझ लिया था कि मैं पैसे नहीं मांगता था पापा से, क्योंकि मुझे लगता था मैं पैसे मांगूंगा वो शायद कहीं से मांग के लेकर भी आएंगे। बट मैं अपने पापा को कभी भी ना मतलब उनका चेहरा नीचे गिरते हुए नहीं देखना चाहता था। तो मैंने इसलिए मामा से पैसे मांगे कि मामा मैं 2-3 साल में वापस कर दूंगा। ऐसे करके मैंने अपने किया। अब कॉलेज जाने के बाद सबसे बड़ा फियर आपकी लाइफ में क्या हो सकता है? लड़कियाँ, वो भी था। और क्या हो सकता है? मेरी लाइफ में सबसे बड़ा फियर ये था कि मेरे पास एक कीपैड, वो नॉर्मल वाला फ़ोन है और उसमें रिचार्ज नहीं रहता। तो मैं नॉर्मली मिस कॉल से काम करता था। बट मेरा फियर ये था कि भाई सबके फ़ोन में रिचार्ज होगा, मेरे पास नहीं है। तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी थी कि यार 100 रुपये का रिचार्ज हर महीने कराना है। तो आप समझ सकते हो कि कितनी ख़राब हालत रही होगी।
बट अगेन मेरे को हमेशा लगता है जब आपके बुरे दिन आते हैं तो अच्छे दिन बिल्कुल ही पास में खड़े होते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने कॉलेज में होम ट्यूशन्स पढ़ाना शुरू किया। मैं मैथ्स में हमेशा से अच्छा था और कोई सब्जेक्ट मुझे आता नहीं था। गणित बनिए तो आप समझ ही सकते हो, तो वो चल जाता है हमारा। तो मैथ्स मैंने पढ़ाना शुरू किया। पीतमपुरा में मैं अपने मामा के साथ रहता था। तो पीतमपुरा इज़ अ वेरी हाई क्लास सोसाइटी, उसके बीच में एक लो क्लास का लड़का स्ट्रगल कर रहा था। मैंने ट्यूशन पढ़ाई, मेरे को मिलते थे 2,000 रुपये पूरे महीने 1 घंटा देने के। भाई उस टाइम पे आप यकीन नहीं मानोगे, ये 2,000 रुपये मुझे ऐसा लगता था मैं 2 करोड़ रुपए महीना कमाता हूँ। और मैंने क्या भाई साहब हालत ख़राब करी अपनी। 3 बजे कॉलेज से आता था, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 11 से 12, इतनी सारी ट्यूशन्स पढ़ानी शुरू करी। बट एक चीज़ ये अच्छी हो गई कि भाई पैसा कॉलेज में जितने बच्चे थे, 25-30 बच्चे थे क्लास में, सबसे ज़्यादा पैसा मेरे पास होता था। क्यों? क्योंकि वो तो माँ बाप से मांग रहे थे। माँ बाप कितने देंगे? 10,000 रुपये महीना। मैं खुद कमा रहा था 20-25 हज़ार रुपये महीना होते थे। गर्लफ्रेंड भी थी, सब था, मतलब बढ़िया ज़िंदगी कट रही थी उस टाइम पे। तो गाइस कॉलेज में तो मैं अच्छा खासा पैसा बनाने लग गया था। पर मेरे पापा का एक अजीब सा सवाल था कि भाई सिर्फ ट्यूशन पढ़ाता रहेगा। काफ़ी सारे ट्यूशन वालों के भी ये पेरेंट्स कहते होंगे, मेरे भी पेरेंट्स कहते थे कि अगर ट्यूशन पढ़ाता रहेगा तो लड़की वालों को क्या बोलेंगे कि लड़का क्या करता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि यार ट्यूशन से तो शादी अच्छी नहीं होगी, तो इसलिए मैंने सोचा अब नौकरी में जाए। मैं 40,000 रुपये महीना ट्यूशन में कमाता था और मैंने 16,000 रुपये की नौकरी ज्वाइन कर ली कि यार शादी नहीं होगी कि ट्यूशन से पढ़ाता रहा। तो जब मैंने 16,000 की नौकरी ज्वाइन करी तो मेरे को एक रियलाइजेशन हुआ कि भाई ये तो बहुत कम पैसा मिलता है मार्केट में, क्योंकि मेरे को 40,000 की आदत लग गई थी ना भाई महीने की। बट मेरे को ना मेरे एक वीपी थे, सुजॉय नाम था उनका, ठीक है, एक्सीडेंट्स कंपनी थी जिसको मैंने ज्वाइन किया था। उन्होंने बड़ी एक अच्छी बात बोली थी कि आखिर लाइफ में ना पैसा अगर धीरे धीरे मिले ना तो वही अच्छा पैसा होता है। एंड मेरे को बात जची कि यार आज 16 है, बढ़ेंगे, कभी तो मेहनत करते रहेंगे यार, कभी तो ऊपर पहुँचेंगे, ठीक है। तो फिर मैंने वहाँ से जॉब शुरू करी। एंड मैं आज एक्सीडेंट्स को खुले दिल से थैंक्स बोलना चाहता हूँ कि मैंने मास्टर्स नहीं करी, बट मेरी मास्टर्स एक्सीडेंसी थी। इतना मस्ती, इतना अच्छा वर्क कल्चर मैंने कहीं नहीं देखा। मैंने बहुत एंजॉय किया, ज़िंदगी के बेहतरीन दोस्त वहाँ पे बनाए। और एक चीज़ ना मेरे में मुझे लगता है कि मेरे बहुत काम आई, वो ये थी मेरा माइंडसेट। अभी मैंने आपको बताई इतनी सारी चीज़ें कि 2007 में लॉस हुआ, कॉलेज में ये दिक्कतें थी, अमीरों के बच्चे थे सारे, तो मेरे को रहता था रिचार्ज कैसे कराऊं। बट किसी भी मूवमेंट में ना भाई चेहरे से स्माइल नहीं गई। किसी भी मूवमेंट में ना ये नहीं सोचा कि यार मैं कुछ कर नहीं सकता। किसी भी मूवमेंट में ना मैंने कभी ये नहीं सोचा कि यार क्या ही होगा लाइफ में। मेरे को हमेशा लगता था भाई लाइफ में तो फोड़ेंगे एक दिन। ये माइंडसेट, सर जाकिर खान की एक लाइन है, वो ये कहते हैं, अमीर तो हम अभी हुए हैं, लहजा तो पहले का है। पता पहले से ही था कि अमीर होने हैं। आगे बढ़ते मेरी कहानी में, बड़ी एक रोचक कहानी थी जब मैंने एक्सीडेंट छोड़ा, कैसे छोड़ा। ईवाई वालों का कॉल आया। जिनको ईवाई नहीं पता, ईवाई की फुल फॉर्म है अर्नस्ट यंग, वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी इंडिया वर्ल्ड में हम बोलते हैं इसको। तो ईवाई वालों का कॉल आया, रैंडम कॉल। अगेन मैं बोलता हूँ माइंडसेट अगर आप अच्छा है, आपके साथ सब कुछ अच्छा ही होगा लाइफ में, आपके साथ कुछ खराब नहीं हो सकता, मेरी गारंटी है, ठीक है। तो ईवाई वालों का कॉल आया एचआर का। तो उन्होंने बोला आप अखिल बोल रहे हैं? मैंने जी हाँ अखिल बोल रहा हूँ। तो उन्होंने बोला कि आप इंटरव्यू देने आए? मैंने बोला सर मैं तो सीए भी नहीं हूँ, मेरे को रखोगे ही नहीं आप? कह रहे नहीं हमने आपकी प्रोफाइल देखी, आप आ जाओ। मैंने चल ठीक है जाएंगे। तो 2 दिन बाद इंटरव्यू था, छुट्टी मांगी, मैनेजर ने छुट्टी नहीं देगी। मैं चल छोड़ना, वैसे भी नहीं होना ईवाई में हम जैसे लोगों का कहाँ होगा। अगेन ये माइंडसेट नेगेटिव नहीं था, बट मेरे को ये था कि यार क्यों वेस्ट करूँ टाइम जाके, कहीं अपनी औकात भी पता होना ज़रूरी होता है, मेरे को पता थी। तो बट उनका फिर 2 दिन बाद कॉल आ गया। मैं नाम भूल रहा हूँ उस एचआर का, बट उनका फिर वापस कॉल आ गया। फिर उन्होंने बोला कि अखिल आप आई नहीं। मैंने बोला ठीक है। तो इस बार उन्होंने ऑप्शन दिया सैटरडे को आ जाओ। मतलब यार सैटरडे सही है, छुट्टी भी नहीं लेनी पड़ेगी। तो मैं सैटरडे को ईवाई के वॉक इन इंटरव्यू में गया। अब गाइस इमेजिन करो इसको, एक रूम, सारे सूट बूट में लोग, अपन को आदत थी यार, अपन तो ऐसी ही है, टी शर्ट और उसमें, टी शर्ट नहीं शर्ट और ट्राउज़र में चले गए, सारे सूट बूट में लोग, 150 से ऊपर लोग, 150 से ऊपर लोग। तो मैंने जाके ना एचआर से हल्का सा पूछा, मैंने भाई कितनी वैकेंसीज़ है? उसने बोला 5। मेरे साथ एक, अब कहीं भी ना मेरी एक आदत है, मेरे को ना अकेले जाना पसंद नहीं है, मेरे साथ कोई होना चाहिए जिससे कर सके। तो मेरे साथ एक दोस्त था मेरा, तो हम बोले भाई देख 150 लोग हैं, यहाँ तो होना नहीं है अपना। तो उसने मेरे को बड़ी अच्छी चीज़ बताई, भाई अखिल बट ना वहाँ पे वो चल रहा है बूफे। अब बूफे खुलेगा 2 बजे,
अभी बज रहे 11। तो अगर हम 11 से 2 यानी कि 3 घंटे का टाइम किसी तरीके से इस प्रेमाइसिस में काट ले विदाउट रिजेक्शन, तो अपने को बूफे तो मिल जाएगा। अब यार मेरी ना हमेशा सबसे बड़ी मोटिवेशन खाना होती है। मैंने बोला ठीक है भाई, बूफे के लिए अपन 3 घंटे दे सकते हैं। तो रिटर्न टेस्ट हुआ। अब रिटर्न टेस्ट में हमारा ऑब्जेक्टिव ये नहीं था हाई स्कोर करना है, हमारा ऑब्जेक्टिव ये था रिजेक्ट नहीं होना, क्योंकि बूफे मिस हो जाएगा। तो हमने रिटर्न दिया एंड रिटर्न में पता नहीं कैसे क्या हुआ भाई, जो बंदा चेक करने वाला था उसने गलत चेक कर दिया, मैं टॉपर था। और मेरा दोस्त कह रहा भाई तेरा मैंने टेपा था, तू कैसे टॉप कर गया, मेरे तो आए नहीं मार्क्स। बट एनीवेज हमने दोनों ने क्लियर कर लिया और हमने बूफे की लाइन में हम लग गए। अब बूफे की लाइन में ना हम लगे हुए ये सोच रहे थे भाई 150 थे, 150 में से 50 लोग तो जा चुके हैं, अब 100 लोग बचे हैं और 5 सिलेक्ट होने हैं, तो हमारा तो चांस बिल्कुल भी नहीं है। बट जैसे बूफे खा रहे थे हमें पे कॉल आ गया कि भाई अखिल गुप्ता आ जाइए, फर्स्ट राउंड है आपका। अब मैं गया, फर्स्ट राउंड था एक्सेल का। गैस मैं आपको बता दूं, मैं ना जब ट्यूशन भी पढ़ाता था, सब चीज़ें करता था, एक्सेल से एक अजीब सा लगाव था, तो एक्सेल मेरे को अच्छे से आता था, तो मुझे पता था ये वाला राउंड मैं क्लियर कर लूँगा। एक्सेल के राउंड में गया, एक्सेल बढ़िया करा। मुझे याद है मेरी मैनेजर गुरजस थी उस टाइम पे, क्योंकि बाद में मैंने उनके साथ काफ़ी काम किया, इसलिए याद आया कि उन्होंने इंटरव्यू लिया था और उनको एक्सेल का मैंने बताया, कह रही बहुत बढ़िया। फिर मैं बाहर आया, मैंने बोला लव भाई तो अपन तो अब 40 में से 5 सिलेक्ट होने। लव कह रहा भाई मैं तो गया, अब 40 में से तुझे बस 1 सीट चाहिए, मतलब 5 में से 1 ही सीट चाहिए। मैं बस कोशिश कर रहा था भाई ये 40 में से मैं एलिमिनेशन करके मैं कहाँ था। यकीन मानो जब तक 10 लोग नहीं बचे थे तब तक मुझे लगा था मेरा नहीं होगा। एंड में जब 10 लोग बचे तब मुझे लगा था यार अब तो 2 में से 1 चाहिए, अब तो हो सकता है। ऐसे करके मैंने EY का इंटरव्यू क्रैक किया। और अगेन यार माइंडसेट आपका पॉजिटिव होता है ना तो सब कुछ अच्छा होता है। जिस दिन मेरा फाइनल राउंड था उस दिन मेरे को मेरा बचपन का दोस्त मिल गया इंटरव्यू से जस्ट पहले, और उसने मुझे बताया कि भाई ये क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं। अंशुल चावला थे जिन्होंने इंटरव्यू लिया था, ये पूछ सकते हैं। सोचो यार अगर मैं इंटरव्यू के लिए नहीं जाता, जैसे मैं पहले बार नहीं गया था, अगर मैं बूफे के लिए नहीं रुकता तो मैं अपॉर्चुनिटी ख़राब कर देता ना। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है यार, जब भी कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है ना उसका वेट करो, देखो कि आप उसमें कैसे फिट इन हो सकते हो। भाई ये दुनिया में ना ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप नहीं कर सकते, यकीन मानो। और EY में आज भी लोग मुझे कहते हैं कि यार तू तो CA नहीं है, तू कैसे चला गया। मेरे को आज तक लगता है कि पता नहीं मेरा वो तुक्का ही था। EY ज्वाइन करने के बाद भी कई सालों तक लगा कि भाई ये तुक्का ही है, बट उसके बाद मुझे लगा कि हाँ यार लाइफ में ना माइंड से सब कुछ हो जाता है। तो मैं आपको वही बताना चाहता हूँ कि लाइफ में माइंडसेट अगर आपने ठीक कर लिया तो 99.9% चीज़ें आपकी लाइफ में ठीक हो जाएगी। बाकी EY में बहुत अच्छा टाइम काटा यार, सबसे मस्खरी में मैंने करी सबसे ज़्यादा काम भी मैंने किया। और एक और चीज़, 3 साल बाद के 3 साल जब मैंने 22 मई 2023 में मैंने जॉब छोड़ी थी, लास्ट के 3 साल तीनों साल मेरी 5 रेटिंग थी। EY में 5 रेटिंग सिर्फ 100 में से 1 बंदे को मिलती है, उनमें मैं था। तो मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हो गई कि यार मेरे को हमेशा से था अपना बिजनेस करना है, बट एक चीज़ मेरे एक दोस्त संचित ने बोली थी, उसने ये बोली थी कि यार अखिल भाई काम करना ना एक आदत होती है, आप अपना काम भी तब अच्छा कर सकते हो जब आपको काम करने की आदत हो। तो तू ये EY का काम भी ना अपना काम समझ के करियो, और अगर ये लोग तेरे से 10 घंटे मांगते हैं तो तू 12 दियो, क्योंकि जब तू 12 घंटे देगा ना तो जब तुझे अपने काम में 12 घंटे लगाने होंगे तो 14 देगा। तो अगेन ये लेसन इससे हम सीख सकते हैं कि लाइफ में किसी का भी काम कर रहे हो यार, या तो ना करो तो ऐसा करो कि भाई उसको हमेशा याद रहे कि हाँ उस ढिंके फलाने बंदे से मैंने काम कराया था। इसी बीच मैंने कुछ नए वेंचर्स करे, सक्सेसफुल हुए, एक बड़ी कंपनी ने उसको एक्वायर किया। मुझे लगा लाइफ इज़ वेरी ब्यूटीफुल, लाइफ मस्त चल रही है, लाइफ में तो कोई तकलीफ होती ही नहीं। कट टू 2022, अब हम 2012 में मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया था, 10 साल आगे आ गए, अच्छी खासी नौकरी कर रहा हूँ, अच्छा खासा सब कुछ किया। और जब मुझे लगा कि अब उड़ने का टाइम आ गया है, अब भाई साहब मतलब मेरी लाइफ का प्लेन टेक ऑफ करने वाला है, एक घटना हुई 2 साल पहले की बात है। एक घटना हुई जिसने मेरे को, अभी जब मैं बात कर रहा हूँ मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उससे मैं आज तक भी नहीं उभरा हूँ और मुझे नहीं लगता मैं पूरी ज़िंदगी उभरूँगा। मेरे पापा की उम्र थी 50 साल, बिल्कुल हेल्दी, कोई परेशानी नहीं। 3-4 महीने पहले ही हमने उनका हेल्थ चेकअप कराया था, रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल थी। 8 अप्रैल 2022
सुबह 9:45 पे मेरे पास एक कॉल आती है, आपके पापा डेड कर गए हैं। तो मेरे को लगा ये प्रैंक कॉल होगी, क्योंकि हमारे पास पता है हमारे कितने स्कैम्स होते हैं, झूठी है। उस टाइम पे मैं अपनी मैनेजर ईवाई में एक मैनेजर थी मेरी, सोनम राणा, उनके साथ कॉल पे था। सोनम ने मुझे बोला कि अखिल बड़ा घबराया हुआ लग रहा है 1 मिनट में, क्या हुआ? मैंने बोला पता नहीं, एक प्रैंक कॉल आई थी। अगले 5 मिनट में एक और कॉल आई, अब वो आई थी पापा के फ़ोन से। तो मेरे को लगा हाश, पापा के फ़ोन से आई है, इसका मतलब पापा ठीक है। मैंने फ़ोन उठाते ही बोला, मतलब पापा आपके दोस्त कैसे हैं यार, कैसे कैसे मजाक करते हैं, ये कौन बोलता है? मेरी बात ख़त्म होती उससे पहले ही सामने से जवाब आया, बेटा आप इंदौर पहुँचे, आपके पापा की डेथ हो गई है। मेरे पापा इंदौर बिजनेस पर्पज़ से गए हुए थे, मेरा एक स्टार्टअप था बेट थ्रेड्स, उसके पर्पज़ से गए हुए थे। गाइस क्या होता है ना, कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जो आपको याद ही नहीं रहते, क्योंकि आप याद एक तो करना भी नहीं चाहते, और एक वो जो शौक उस टाइम पे लगा था वो मैं आज तक डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ। 10 बजे 8 अप्रैल 2022 से 10 अप्रैल 2022 शाम तक, इन 2 दिन में मैं पहली बार फ्लाइट में बैठा इंदौर गया, पापा की बॉडी ली, पोस्टमार्टम कराया, वापस आया। बस इतना ही याद है, किससे क्या बात हुई, किससे क्या बोला, कुछ याद नहीं है। ये मेरी लाइफ का और आने वाली लाइफ का भी मेरे को लगता है सबसे लोएस्ट पॉइंट था। और मैं भगवान से दुआ करूँगा कि कभी किसी को ये दिन इतनी जल्दी ना देखना पड़े। अगर आपके पास आपके माँ बाप है तो आज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, जाओ उनके पैरों में बैठ जाओ, क्योंकि उससे बड़ी जन्नत कोई नहीं है। ये हुआ कुछ, वो 2-3 दिन फ्लैश में निकल गए, पता भी नहीं चला क्या हुआ। अब डेथ का ना एक बड़ा अच्छी चीज़ है, वो ये है कि 13वीं तक ना आपको पता नहीं चलता ज़्यादा, क्योंकि आपके पास सारे लोग होते हैं, आपके सारे रिश्तेदार घर पे होते हैं। 13वीं के बाद आप अकेले हो जाते हो, आप सिर्फ, आपका परिवार होता है, आप 3-4 लोग होते हो, और तब आपको रियलाइजेशन होता है कि हम 4 से 3 हो चुके हैं। उन दिनों जब हम 4 से 3 हुए, मुझे याद है कि मेरी क्या हालत हो गई थी। मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूँ कि क्योंकि मुझे लगता है कि लो पॉइंट आपकी ज़िंदगी में भी आएंगे या आ रहे होंगे, और आपको कैसे उभरना है ये पता होना चाहिए, और क्या नहीं करना वो भी बताता हूँ। उस दौरान मैंने कोई नशा नहीं छोड़ा, किसी से बदतमीजी से बात ना करी हो ऐसा कोई व्यक्ति ना हो, नहीं होगा, चाहे वो मम्मी हो चाहे वो भाई हो, 2 ही जने बचे थे, उनको भी नहीं छोड़ा। आई वेंट इनटू डीप 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 डिप्रेशन, कि मैं किसी से बात नहीं करता था, बस एक रूम बंद करके रहता था। अगेन मैं इसके लिए अपने आप को ब्लेम नहीं करूँगा, क्योंकि आई थिंक ये भगवान ने गलत किया था मेरे साथ। पर ये कहना भी गलत होगा भगवान ने गलत किया था, क्योंकि जो आगे होने वाला था वो अनइमेजिनेबल था। मैं सबको हमेशा ये बात बोलता हूँ कि भगवान से ना कभी भी कुछ मांगना मत, क्योंकि जब भी तुम मांगोगे ना तो वो कम होगा। मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि आपको आगे की कहानी में पता चलेगा। तो उस दौरान मैं डिप्रेशन में रहा, तो बट डिप्रेशन में रहते हुए ना एक अच्छी चीज़ हुई, मैंने एक नई कंपनी फॉर्म करी ओनो क्रिएटर्स के नाम से। अब डिप्रेशन में जब बंदा होता है ना, उसको कुछ नहीं दिखता, उसके पास कोई बात करने के लिए नहीं होता, वो किसी से बात नहीं करना चाहता। तो मेरे पास सिर्फ ओनो क्रिएटर्स था, सुबह से लेकर रात तक ईवाई का काम करते करते साथ में ओनो क्रिएटर्स करता था मैं। हम टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी है, और ठीक ठाक हमने वहाँ से काम करना शुरू किया। अच्छी बात ये हुई क्योंकि मैं बिल्कुल उस स्टेट ऑफ माइंड में था कि मुझे लाइफ में कुछ और नहीं चाहिए था, सिर्फ काम चाहिए था। तो वो कंपनी अच्छी शेप में बनने लग गई, और हमने एडिटिंग कंपनी की तरह शुरू किया। मात्र 500 रुपये दिन का मैं कमाता था, और मुझे लगता था 500 रुपये तो यार बहुत होता है ज़िंदगी में, मतलब 500 रुपये दिन का कमा ईवाई के साथ पार्ट टाइम में मुझे लगता था इतने से गाड़ी का पेट्रोल निकल जाएगा। पर मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि यहाँ तक मैं पहुँच जाऊँगा। 500 से हम 1000 हुए, 1000 से हम 2000 हुए, 2000 से 4000 हुए। मेरे को बहुत सारे लोग आए, ज्ञानचंद भारत में बहुत होते ही है, उन्होंने मुझे बोला कि भाई एडिटिंग से ना पैसा नहीं बनता। जो आज मैं भी बोलता हूँ कि बहुत मोटा पैसा नहीं बनता, बट हर चीज़ पैसे बनाने के लिए होती भी नहीं है, कुछ चीज़ें कनेक्शन बनाने के लिए होती है। एडिटिंग के बाद हमने सोशल मीडिया मैनेजमेंट शुरू किया, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग शुरू किया। आज हमारा टर्नओवर पर मंथ का 3 से 4 करोड़ का है, और मैं बड़े प्राउडली बोल सकता हूँ इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है, मेरी टीम का योगदान है, और मेरे कुछ क्रिएटर्स हैं उनका योगदान है। बस मैं आपको कुछ अपनी लाइफ से ये बताना चाहूँगा कि कभी भी ना लाइफ में हताश नहीं होना यार। लाइफ जब भी आपको मतलब तेज की धक्का दे तो आप समझ लो अब आपका इंजन स्टार्ट करने वाली है लाइफ, ठीक है। पहले मेरा एक बार ट्रेडिंग में भी लॉस हुआ था कॉलेज टाइम में, तब भी यही हुआ था, बहुत तेज झटका लगा, और मेरे को रियलाइज़ हुआ कि यार
अब संभलना है। तो आपके ऊपर है, जब आपको झटका लग रहा है आपको तेज भागना है या आपको वहीं बैठ जाना है। तो ये थी छोटी सी मेरी कहानी। मैं चाहूँगा कि आप इस कहानी से कुछ समझें, इस कहानी से ये समझे कि यार कोई भी रास्ता मुश्किल नहीं है और धक्के तो यार लगेंगे। अगर पता है एक और चीज़ मुझे लगता है कि अगर धक्के ना लगे ना तो लाइफ जीने में मज़ा भी नहीं आता। अगर मैं आपको एक कहानी कैसे सुनाता, बढ़िया एक घर में परिवार में पैदा हुआ, सिल्वर स्पून थी, मोटा पैसा कमा ही रहा था, अब और मोटा कमा रहा हूँ, मज़ा नहीं आता ना आपको भी सुनने में। दर्पण पे आप मेरी कहानी इसलिए सुन रहे हो क्योंकि आपको जानना है, आप अपना चेहरा मेरी कहानी में देखना चाह रहे हो। तो इसलिए कभी भी लाइफ में धक्के लगे ना, ये मत सोचना कि आपको कोई तकलीफ़ हो रही है या भगवान आपको ही पेन दे रहा है। भगवान ने शायद आपको चुना है किसी चीज़ के लिए। मुझे भी चुना था इस काम के लिए। मुझे लगता है कि अगर मुझे इतने धक्के ना लगते, शायद पापा की डेथ ना होती, शायद ट्रेडिंग में लॉस ना होता, तो मैं उन्हीं में उलझा रहता, मैं यहाँ आता ही नहीं। तो ये थी मेरी कहानी, और अगर आपको इससे कुछ सीखने को मिला हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। बाकी दर्पण बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म शुरू किया है, मुझे लगता है कि इस पे आपको बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ मिलेगी। कुछ भी ऐसा हो जो मैं आपकी ज़िंदगी में आपकी मदद कर सकता हूँ, कमेंट में बताना। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू। शुभानंदा।